हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बढ़ रहे थे नस्ट इक्वेशन। दो टाइप की नस्ट इक्वेशन आप कर चुके हो, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल एंड नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी के अंदर, नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन कहने का मतलब नस्ट इक्वेशन का यूज करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कह रहा है। सबसे पहले क्या है, हम कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं जिसका नाम हमने डैनियल सेल, वोल्टियक सेल, लेक्लांचे सेल, बहुत सारे नाम दिए थे, ठीक है। हम कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं और जब उसकी सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो उसमें क्या रिएक्शन होती है वो आपको पता है। तो क्या है, लेट वी टेक ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसका लें आप बताओ? जिंक, कॉपर, जिंक, सिल्वर, जिसका आप कहोगे। हम मोस्ट कॉमन किसका लेते हैं? जिंक और कॉपर का। तो लेट वी टेक, क्या करते हैं, लेट वी टेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं। जब इसके अंदर सर्किट क्लोज होती है तो क्या होती है, कोई रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, एक बार ध्यान से देखिएगा। let we take electrochemical cell of zinc and copper in which following reaction takes place। कौन सी रिएक्शन हुई थी भाई, याद करो। इन विच फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हुई थी, याद करो जरा ध्यान से। मैंने रिएक्शन लिखी थी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये दोनों क्या बना रहे थे, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस क्या बना रहे थे, कॉपर। यही रिएक्शन हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब देखिएगा क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टेड कर देता हूं, थोड़ा सा फास्टली। हमने ऐसे किया था, इसमें हमने लिया था ZnSO4 का सॉल्यूशन और यहां पे ली थी जिंक की रोड। उसके जस्ट साइड में हमने एक और बीकर रखा था, इसके अंदर हमने लिया था CuSO4 और इसके अंदर हमने किसकी रोड ली थी, कॉपर। दोनों को जोड़ दिया था गैल्वेनोमीटर से। यहां पे हमने एक साल्ट ब्रिज लगाया था, यू शेप की ट्यूब। यही किया था या नहीं किया था? जब रिएक्शन हुई थी तो मैंने बताया था, जब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था, ये जिंक अपना वेट लूज कर रहा है। और वेट लूज कैसे कर रहा है बताया था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन, यही कर चुके हैं ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो जा रहे थे, और जो ये जिंक 2 पॉजिटिव है, जैसे ही इस रोड में से, मेटल की रोड में से मेटल जिंक के एटम क्या कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जिंक 2 पॉजिटिव। और जब मेटल के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, जब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया तो ये रोड पे नहीं रहेगा, ये जिंक 2 पॉजिटिव बना के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्यों? रोड पे ये बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई ये रोड, इस रोड के ऊपर ये जिंक के एटम तब तक चिपके रहेंगे, तब तक सॉलिड रहेंगे जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। अब जिंक के एटम्स ने खुद ने इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए और इसके आयंस किस में चले गए, इस सॉल्यूशन में। हम कह रहे थे यहां पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिंक 2 पॉजिटिव की। बताया था ये इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के यहां पे आ रहे थे, तो इस CuSO4 में से किसके आयन, Cu2 पॉजिटिव, CuSO4 में से Cu2 पॉजिटिव के आयन, और पीछे किसके आयन रह गए थे इसमें, SO4 नेगेटिव। इसमें से Cu2 पॉजिटिव के आयन इस रोड के नजदीक गए, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके इन्होंने Cu बनाया। अब देखिएगा, जब इस पे चार्ज था तो ये लिक्विड था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज खत्म कर लिया तो मैंने बताया था Cu सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड हो जाएगा तो इस रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। बताता है नहीं बताता? तो कॉपर रोड वेट को गेन कर रही थी, जिंक रोड वेट को लूज। लेकिन जिंक वाले सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और कॉपर वाले में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, SO4 नेगेटिव। मतलब यहां पे नेगेटिव बढ़ रहा है, यहां पे क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। फिर मैंने बताया था धीरे धीरे जब रिएक्शन चलेगी तो एक समय ऐसा आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब यहां पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों साइड, ये एनोड था ये कैथोड, बोथ साइड पोटेंशियल बिकम इक्वल। दोनों साइड पोटेंशियल कैसा हो जाता है,
इक्वल, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण। यहां पे पोटेंशियल कम होता है, यहां पे पोटेंशियल हाई। मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। यहां पे पोटेंशियल लो, यहां पे पोटेंशियल हाई। धीरे धीरे यहां पे पॉजिटिव बढ़ने लग गया, यहां पे नेगेटिव बढ़ने लग गया। पॉजिटिव बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यहां पे नेगेटिव बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा दोनों साइड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। सेल काम नहीं करेगा, सेल काम नहीं करेगा तो सेल में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। और उस टाइम पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। उस टाइम पे क्या होता है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और जब इक्विलिब्रियम में आएगी तो एक बात गांठ बांध लो, ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन चलेगी नहीं। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड में जाएगी उतनी स्पीड से बैकवर्ड में आएगी। दोनों साइड इक्वल होंगी, कोई रिएक्शन का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पता चला ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, वहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण इसका पोटेंशियल पहले लो होता है, एनोड वाले का, कैथोड वाले का पोटेंशियल हाई होता है। इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाता है? इंक्रीज। उसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों साइड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं। और वहां पे ये सेल काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसका मतलब इसकी रिएक्शन ये अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे धीरे धीरे देखिएगा। एज रिएक्शन प्रोसीड, क्या लिखोगे? एज रिएक्शन प्रोसीड लिखो इन दिस सेल। एज रिएक्शन प्रोसीड इन दिस सेल, concentration of zinc to positive ion, concentration of zinc to positive ion, concentration of zinc to positive ion increase in anode and कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन। कॉपर टू पॉजिटिव की क्या हो रही है? इधर क्या हो रही है? कॉपर टू पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर टू पॉजिटिव तो सॉलिड बन गया। तो इधर कॉपर कम हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव डिक्रीज इन कैथोड। सो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम no flow of electron takes place and reaction acquire equilibrium where EMF is equal to 0। जहां पे EMF क्या हो जाता है? ये रिएक्शन क्या एक्वायर कर लेती है? अभी ऐसे लिखोगे अब इसको, EMF को। पता चल गया? अभी ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। एक बात मैं बताता हूं, आप कहोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल स्टार्टिंग में लो। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? जहां पे पोटेंशियल लो होता है वहां से जहां पे पोटेंशियल हाई होता है वहां पे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये भी मैं बताऊंगा कैसे होगा। ये चलते जाइएगा मेरे साथ, बने रहिएगा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक वीडियो में आएगा आपके पास स्पेशली, वहां पे पता चल जाएगा इसका पोटेंशियल कैसे डिक्रीज और इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। इक्विलिब्रियम उतार लिया सबने, नोट डाउन कर लिया, हटा दूं। इक्विलिब्रियम में आने के बाद देखिएगा क्या होगा, हटा दो इन सबको। इक्विलिब्रियम में ईएमएफ क्या हो गया? जीरो। तो याद रखना क्या लिखोगे आप? देखिएगा छोटा सा डेरिवेशन है, सेंस रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। सो ई सेल क्या हो गया या ईएमएफ क्या हो गया? जीरो लिख सकते हैं। नाउ वी नो, +1 में क्या पढ़ा था भाई? जल्दी से बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके इक्वल पढ़ा था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट +1 7th यूनिट याद करो। प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कौन है? जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कॉपर की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट जिंक की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में कॉपर टू पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, ये भी 1 होगा और ये भी किसके इक्वल होगा? 1। रखो या ना रखो? तो जिंक टू पॉजिटिव डिवाइड में क्या रह गया? तो Kc इज इक्वल टू क्या रह गया? जिंक टू पॉजिटिव डिवाइड में कॉपर टू पॉजिटिव। तो आप नोट डाउन कर लोगे, सिंस कॉपर एंड जिंक आर हैव 1, सो
Kc विल बी इक्वल टू जिंक टू पॉजिटिव डिवाइड में कॉपर टू पॉजिटिव। हो गया। नाउ राइटिंग नस्ट इक्वेशन फॉर अबोव सेल रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखो भी। क्या लिखते थे? नस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। आगे क्या लिख सकते थे? लोग क्या लिखते थे? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जिंक टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई किससे करोगे? कॉपर, लेकिन कॉपर तो 1 है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। डिवाइड में जिंक फिर से 1 है तो यहां पे क्या रखा जाएगा? कॉपर टू पॉजिटिव। रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? सबकी वैल्यू पुट करो। ई सेल कितना होगा? 0 क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्वल टू ई नोट सेल 0 नहीं होगा भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो करंट पहले से दे चुका है। अब हम विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे चेक कर रहे हैं, लेकिन विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लगा दूंगा तो उसको जितना करंट देना वो तो देगा। जैसे जिंक और कॉपर वाले में कितना करंट मिलता था हमें? 1.1 वोल्ट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ई नोट सेल आगे क्या करोगे? माइनस 0.0591 अपॉन एन। हो गया। उसके बाद क्या आ गया? लोग ये जिंक टू पॉजिटिव अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव किसके इक्वल होता है भाई? जिंक टू पॉजिटिव अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव किसके इक्वल है? Kc। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? Kc। लोग Kc को इधर रख लो, इन सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ले आए। क्या बन जाएगा आपके पास? तो ई नोट सेल को इधर ले आओ, या फिर ई नोट सेल को यहीं पे रख लिया मैंने, इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का 0.0591 अपॉन एन लोग Kc। बोलो भाई इतना पूछना है या नहीं पूछना है? हो गया या नहीं हो गया? अब क्या करोगे आप? यहां से लोग Kc को निकाल लो, इसको इधर ले आओ, लोग Kc को निकाल लो, इसको इधर ले आओ। क्या बन जाएगा? तो देखिएगा लोग Kc इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे, ई नोट सेल तो था ही, मल्टीप्लाई एन कहां पे चला जाएगा? ऊपर, डिवाइड में 0.0591 कहां पे आ जाएगा? नीचे। ये देखिएगा भाई, आप लोग की वैल्यू Kc की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये आपका था नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ भी तो नहीं करना, आपको बताना है अगर यहां पे जिंक और कॉपर का सेल बनाया तो उसमें स्टैंडर्ड करंट कितना होता है? 1.1। उसकी तो सिर्फ हमें वैल्यू ही रखनी है। हम निकालना कौन सा चाह रहे हैं? विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। लेकिन इक्विलिब्रियम के कारण वो कितना हो गया? 0 हो गया। इक्विलिब्रियम क्यों आया? क्योंकि एनोड में जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, कैथोड में कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब एनोड और कैथोड दोनों का पोटेंशियल इक्वल, और इक्वल होते ही कोई करंट फ्लो नहीं। इसका मतलब उस टाइम पे रिएक्शन किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई, और रिएक्शन ही नहीं चलेगी तो करंट क्या हुआ? 0। और उसके लिए मैंने ये रिएक्शन अप्लाई की है जिंक और कॉपर का सेल का एग्जांपल लेके, अदरवाइज कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ सकता है। बोलो समझ आया नहीं आया? एक तरीका छोटा सा और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, छोटा सा, ये पता चल गया। तो log Kc इज इक्वल टू ई नोट सेल मल्टीप्लाई एन अपॉन 0.0591 हो जाएगा। एक और देखिएगा छोटा सा, क्या चेंजेस हो सकता है यहां से देखिएगा, सिर्फ इसके बाद का चेंज हटा दूं इन सबको। यहां से चेंज कभी कभी दे सकता है भाई। क्या चेंज देगा? देखिएगा क्या चेंज देगा। चेंज कुछ भी नहीं होगा, वही ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, मैं ये लिख सकता हूं भी RT अपॉन NF। बोलो हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे R की, T की और F की वैल्यू रखने के बाद इन सब की जगह क्या बन जाता है? 0.0591 बनता है, और ln की जगह log करने पर ये बनता। अदरवाइज ये R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298, F की वैल्यू 96,500, ln को log में चेंज करने के लिए 2.303, इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूं ना, तब इनकी जगह 0.0591 बनता है। लेकिन मैं अब वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, इनको ही रख रहा हूं सीधा। ln क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? जिंक टू पॉजिटिव, डिवाइड में कौन है? कॉपर टू पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो गया। अब क्या करोगे? ये क्या होगा? 0 ई नोट सेल माइनस RT बाई NF, आगे क्या आ जाएगा? ln जिंक टू पॉजिटिव अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव किसके इक्वल है? Kc। रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? अब क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, आप इस पूरे को इधर ले आओ, ये किसका हो जाएगा? उधर माइनस का तो इधर आके प्लस का, क्या आ गया? RT बाई NF ln Kc इज इक्वल टू किसके आ गया?
ई नोट सेल। आ गया नहीं आ गया? यहां से आपको एल एन के सी निकालना है तो निकाल लीजिएगा। क्या बन जाएगा? एल एन के सी क्या बन गया? इज इक्वल टू क्या बन गया? ये उधर लेके जाओ, ई नोट सेल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एन एफ डिवाइड में क्या आ गया अभी? आर टी। डिवाइड में क्या आ गया? आर टी। ये देखिएगा विदाउट वैल्यू रखे ये वैल्यू बनेगी और वैल्यू रख दोगे तो जो पीछे वाला डेरिवेशन था। कोई भी चेंज नहीं है। नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हो। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही इजी पार्ट है नस्ट इक्वेशन का। ये हटा दो फिर। अब देखिएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो देखिएगा हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है? द सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन। कोई सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। क्या है? Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव इक्विलिब्रियम में है 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 बना रहा है। और इस सेल में जो ये रिएक्शन हो रही है इसका करंट पहले से ही दे दिया ई नोट सेल। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या है? दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। लो के सी इज इक्वल टू क्या था भाई? आपके पास था ई नोट सेल मल्टीप्लाई एन डिवाइड में था 0.0591। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है? लो के सी इज इक्वल टू ई नोट सेल मल्टीप्लाई एन एफ डिवाइड में क्या था? आर टी। यही दो वैल्यू थी ना। ये दो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें कौन सा यूज करना है? मोस्टली टाइम हम इसको यूज करेंगे भाई। ये कहां पे काम आएगा? अगला डेरिवेशन जब निकालेंगे ना नस्ट इक्वेशन का, वहां पे काम आता है। अब हम करेंगे इसको फॉलो। इसको अगर फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करोगे तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ई नोट सेल, ये रहा। कैसे आपको निकालना है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखने की बात है अभी। कितने इलेक्ट्रॉन्स? या तो आयरन से आयरन उठा लो या आई से आई उठा लो। एक उठा लो जो आपका मन करे। मैं आई वाला उठा रहा हूं। 2I नेगेटिव चेंजेस टू I2। इसी से पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। ध्यान से देखिए, यहां पे आयोडीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1। यहां पे फ्री स्टेट में 0 बताया था फर्स्ट वीडियो इसी यूनिट की। -1 से 0 पे गया, कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ है। 2 आयोडीन पे कितना इंक्रीमेंट होगा? 2। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं? 2। जितना इंक्रीज होता है या जितना डिक्रीज होता है उतने इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इतना आपको पता चल गया। अब कर लो फिर कैलकुलेट। कैसे करोगे? वो फॉर्मूला लगा दो। log Kc इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना है? दे रखा है 2.36 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 डिवाइड 0.0591। सोल्व कर लेना भाई, केसी आ जाएगा। केसी आने के बाद क्या करोगे? सॉरी, केसी अभी नहीं आएगा। इनको सोल्व करने के बाद कैसे करोगे? टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। दोनों साइड एंटीलॉग लोगे भाई। कैसे लेंगे देखिएगा। इधर भी एंटीलॉग ले लिया। एंटीलॉग मल्टीप्लाई लॉग केसी हो गया इक्वल टू इधर क्या आ गया? एंटीलॉग और आगे क्या है? 0.236 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 0.0591 हो गया। लॉग से एंटीलॉग कैंसिल, इधर रह गया केसी। अब इसका एंटीलॉग आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सोल्व करते हैं एंटीलॉग को, लॉग को, एक वीडियो आएगी आपकी जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लॉग और एंटीलॉग की स्पेशल वीडियो में डालूंगा। अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा कैसे आप करते हो। माइनस वाली क्वांटिटी का कैसे, प्लस वाली क्वांटिटी का कैसे, लॉग कैसे सोल्व करते हैं, एंटीलॉग कैसे, वो सब कुछ। ये देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कैलकुलेट हो गया। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? बहुत इजी है यार। अगर आपने नस्ट इक्वेशन पहली वाली आती है तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी आती है तो तीसरी भी या आ जाएगी, हो जाएगा। इसी के साथ आपका नस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे।